21 साल की लड़की रात के अंधेरे में नंगे पैर सड़क पर भाग रही है। ये जो लड़की है ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन डर के मारे ये बीच सड़क नंगे पैर भागने को मजबूर है। पीछे पीछे 4 से जो 5 बाइक है वो उस लड़की के ठीक पीछे पीछे हैं और मानो इनका पीछा कर रहे हों। अब इन्हीं में से कोई एक बाइक में बैठे 2 लोग रेपिस्ट हैं, गैंग रेप करते हैं उस लड़की के साथ। उस लड़की का गैंग रेप करने के बाद उसे जंगल या कहें झाड़ी नुमा जगह पर छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लड़की गूंगी है, बहरी है, वो किसी को नहीं बता पाएगी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। 21 साल की लड़की जब खेतों से बरामद की जाती है, उसका मेडिकल करवाया जाता है, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है और फिर एक दूसरी तस्वीर आती है जहां पर यूपी पुलिस उन बदमाशों का एनकाउंटर करती है, उनके पैरों पर गोली मारती है। और उसके बाद की तस्वीर कुछ इस तरीके से सामने आई है जहां पर जीप से उन्हें निकाला जा रहा है और दर्द से वो जो रेपिस्ट हैं, गैंग रेपिस्ट जो हैं, वो दर्द से कराह रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन ये जो रेपिस्ट हैं, जिस तरीके से इन्होंने 21 साल की लड़की का जो रेप किया, उसकी जो प्लानिंग थी, उसमें इन्हें बिल्कुल विश्वास था कि कोई भी इन्हें चाह कर भी नहीं पकड़ सकता है। लेकिन जो सबसे अजीब चीज इस पूरी कड़ी में या कहें इस पूरे केस में जो आपको समझ में आएगा वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा 14 सेकंड का, वो सीसीटीवी फुटेज कहां से बरामद किया गया है। दरअसल इलाके के कप्तान या कहें पुलिस के जो कप्तान है एसपी साहब, उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक लड़की कैप्चर होती है जहां पर वो भागते हुए नजर आती है। उसके कुछ दूर के बगल में ही डीएम साहब का भी घर है और डीएम साहब और एसपी साहब का जो घर है वो अगल बगल में ही है। उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है और इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। बगल में ही यूपी पुलिस का एक थाना भी था। जब उस थाने की बारी आती है, उस थाने की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, तो पता लगता है कि जो यूपी पुलिस के थाने का जो सीसीटीवी फुटेज था वो काम नहीं कर रहा है, खराब है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल जो 21 साल की जो लड़की है यूपी के बलरामपुर की रहने वाली है। ये अपने दादा दादी के साथ रहती है और अपने मामा के पास सुबह के समय गई हुई थी, कोई काम रहा होगा। अब सुबह होने के बाद देर शाम उसने सोचा कि ठीक है, अब पूरे दिन तो मैं रह चुकी हूं अपने मामा के साथ, मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। वो तकरीबन रात के शाम के 7 बजे के आसपास निकल जाती है और पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी। ज़्यादा दूरी थी नहीं मामा और जो दादा के घर के बीच की, तो पैदल ही रास्ते में निकल जाती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अब होता यूं है कि रात के अंधेरे में वहां पे लैंप पोस्ट या लाइट नहीं थी। 2 लोग एक बाइक पे सवार होकर आते हैं, मैं नाम लेता हूं उनका। ये दोनों जो शख्स थे, ये दोनों कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको घर तक छोड़ देंगे और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों लड़कों का नाम है अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे। इनकी उम्र 21 और 22 साल है। अंकुर और हर्षित ने इस 21 साल की लड़की से कहा कि तुम देर रात पैदल मत चला करो, तुम हमारी बाइक पर बैठ जाओ और हम तुम्हें घर पर छोड़ देंगे। अब जो लड़की है, जो 21 साल की जो लड़की है, वो सुन नहीं सकती थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पहले इन दोनों को लगा कि शायद लड़की उसे सुनकर अनसुना कर रही है। वो उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। उस बलरामपुर वाले सड़क पर, बीच सड़क पर उस लड़की को छेड़ते हैं। जब उन्हें समझ में आता कि लड़की बोल नहीं सकती है और महज उन्हें कुछ ही मिनट ही लगा ये समझने में कि लड़की को सुनाई भी नहीं देता है, बस यहीं से अंकुर और हर्षित का जो खुराफाती दो दिमाग था वो दौड़ना शुरू होता है। उनकी शैतानी खोपड़ी में उन्हें लगता है कि इस लड़की को जबरन बैठाया जाए अपने बाइक पर और इसे एक सुनसान इलाके में लेकर जाया जाए। इसके बाद ये जो लड़की है, ये इसका हाथ पकड़ते हैं और अपने बाइक पर बिठाने की कोशिश करते हैं। ये जो सड़क है, इस पे बाकी और भी गाड़ियां और बाइक चल रही थी, किसी ने भी रुक कर इनका विद्रोह करने की कोशिश नहीं की।
जब इन बदमाशों को लगा कि रात का अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे लैंप पोस्ट और लाइट ज्यादा नहीं है, जो राहगीर आसपास जा रहे हैं उन्हें रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, तो जो उनका मनोबल था वो बढ़ता हुआ चले जाता है। और इस बढ़े मनोबल के साथ उन्हें लगता है कि अगर हम इस लड़की के साथ कुछ गलत करेंगे तो कोई भी उन्हें नहीं पकड़ सकता है। ये जो 21 साल और 22 साल के जो लड़के हैं, इनकी शैतानी खोपड़ी में क्या क्या चीजें चल रही थी। जबरन उस लड़की को बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उनका हाथ झटकते हुए उनसे भागने की कोशिश करती है। लड़की भागती रहती है, बीच में उसके जो चप्पल थे टूट जाते हैं, फिर भी वो भागती रहती है और पीछे पीछे ये दोनों जो अपराधी हैं उसका पीछा करते हैं। और ये जो लड़की है जब ये भाग रही होती है, क्योंकि इसकी आवाज ठीक से नहीं आती है, गूंगी थी और बहरी भी थी, तो ये किसी को समझा भी नहीं पा रही थी। अब जब भी वो पीछे मुड़ के देखे, ये दोनों अंकुर और हर्षित उसका पीछा करते हुए नजर आते हैं। ये भागती रहती है मानो इसकी जान को खतरा हो, और भागते भागते वो एसपी ऑफिस, पुलिस थाने के सामने से भी गुजरती है, लेकिन उस हड़बड़ी में से समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। वो बस भाग रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी। अब जब ये भाग रही थी तो एसपी साहब का जो घर था उसके जो सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में जो लड़की की भागने की तस्वीर, जो रेपिस्ट थे उनकी तस्वीर, उनकी बाइक की जो तस्वीर थी, हर एक चीज कैप्चर हो जाती है। उस फ्रेम से बाहर जाने के बाद ये दोनों लड़के, सोचिए इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। एसपी डीएम जहां रहते हैं उस इलाके को पॉश इलाका कहा जाता है। छोटे इलाकों में उस इलाके को सैटेलाइट रोड भी कहा जाता है। मायने ये कि यहां पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जिले के कप्तान रहते हैं, जिले के कर्ता धर्ता रहते हैं। यहां की जो सुरक्षा है चाक चौबंद रहती है, यहां पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो आरोपी थे उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था, जैसे ही वो फ्रेम से बाहर जाती है फिर से उस लड़की को जबरन उठाकर एक खेत में लेकर जाया जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये दोनों अंकुर और हर्षित उसका रेप करते हैं बारी बारी। और उन्हें उम्मीद थी कि जो 21 साल की जो लड़की है ये किसी को नहीं बता पाएगी कि इसके साथ हुआ क्या है। अब इधर जो लड़की के जो घर वाले हैं उन्हें पता लगता है कि ये तो मामा के घर पर गई है, और मामा ने फोन करके बता दिया था कि जो लड़की है उसे निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। परिवार इंतजार करता है। रात के 9 बज जाते हैं। परिवार को लगता है कि जो लड़की जो महज कुछ ही दूरी पर रहती है उसे आने जाने में इतना वक्त नहीं लगेगा, उसे अगर इतना समय लग रहा है तो हो ना हो कुछ गलत हुआ है। रात के 9 बजे जो भाई है लड़की का वो पुलिस थाने जाता है, कंप्लेन दर्ज करवाता है और कहता है कि आप मेरी बहन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, मेरी बहन नहीं मिल रही है। फौरन ही जो दादा के घर से जो मामा के घर का जो सीसीटीवी फुटेज था और मामा के घर से जो दादा के आने जाने के जो रास्ते थे, उन तमाम इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें से खुद थाने के सामने का भी सीसीटीवी फुटेज था जो पता चलता है खराब था। हर एक घर के आगे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता तो पता लगता है कि जो लड़की है वो बगल ही जो एसपी घर या जो थाना है, थाने से ज्यादा दूरी पर नहीं थी, एक खेत में रो रही है, बिलख रही है, उसकी हालत खराब है, कपड़े फटे हुए हैं। इस अवस्था को देखकर जब पुलिस वाले उस लड़की को उठाकर लाते हैं, मेडिकल करवाते हैं, पता लगता है कि उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है बताओ। तो लड़की इशारों इशारों में, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि सवाल क्या हो रहा है, परिवार की मदद से, दूसरे लोगों की मदद से, एक्सपर्ट की मदद से उसे पूछा गया तो उसने इशारों में ही बताया और अपनी उस आवाज में बताने की कोशिश की खाकी वर्दी वालों को कि देखिए मेरे साथ कुछ मंचलों ने, कुछ लड़कों ने बीच सड़क गैंग रेप करने की कोशिश की, मुझे छेड़ने की कोशिश की। अब जब पुलिस के पास ये मामला जाता है, पुलिस एक तो पहली सबसे अजीब चीज कि थाने के सामने का जो सीसीटीवी फुटेज काम नहीं करा, ये जो रिपोर्ट छपी भी है कई जगह पर, तो इस रिपोर्ट में जो दैनिक भास्कर की खास तौर पे एक रिपोर्ट है जहां पर बार बार ये कहा गया है कि देखिए जो थाने के बाहर जो सीसीटीवी था वो काम नहीं कर रहा था, एसपी हाउस के बगल का ये सीसीटीवी फुटेज था। अब क्योंकि एसपी के घर के बाहर की जो फुटेज थे उससे एक बहुत बड़ी लीड मिली थी, तो पुलिस उन तमाम जो बाइक वाले थे उन सबके नंबर को खंगालती है, उससे अच्छे तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है कि किसके नाम पर बाइक रजिस्टर्ड था।
उन हर एक बाइक की वालों की कुंडली खंगाली जाती है, तब जाकर पता लगता है कि अंकुर और जो हर्षित हैं एक आदतन अपराधी हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए देर रात 12:30 बजे के आसपास, देर रात या कहीं अगली सुबह जो कहते हैं 12:30 बजे, सुबह सुबह, तड़के सुबह सुबह पुलिस इनका पीछा करती है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जब ये बदमाशों का पीछा कर रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए या सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में जो यूपी पुलिस है वो उनके टांगों पर गोली मारती है। और उसके बाद की जो तस्वीर है, जीप से उन्हें बाहर निकालते अस्पताल में भर्ती कराने की जो तस्वीरें आई हैं, वो हर किसी ने देखी और हर किसी ने यूपी पुलिस की वाहवाही की। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा इससे अलग है। सबसे पहला सवाल जो यूपी पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि जो अक्सर जो बदमाश होते हैं उनके पास बंदूक कहां से आ जाती है। क्या यूपी में इस तरीके से क्राइम बढ़ गया है कि हर किसी को, जो बदमाश हैं 21-22 साल के जो लड़के हैं, इतने आसानी से इनके हाथ में असला कैसे लग जाता है? या कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या षड्यंत्र है कि यूपी के अंदर बड़े आसानी से हथियार इन बदमाशों तक पहुंच जाते हैं? कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है, कोई इतनी उम्र भी बड़ी नहीं है, कोई बाहुबली भी नहीं है, 21-22 साल के लड़कों के हाथ में अगर पिस्टल या कुछ असला आ जाए इतनी आसानी से यूपी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे जेब में तो पिस्टल है, काली पिस्टल है, और उस काली पिस्टल के बदौलत हमें कोई पकड़ नहीं सकता। हम जिसको चाहें, जिसकी बेटी को चाहें, उसे छेड़ सकते हैं, उसके साथ गलत काम कर सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसी बड़े मन की वजह से जब पुलिस इनका एनकाउंटर करती है तो लोग वाहवाही करते हैं। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों बना रहता है कि ये जो सप्लाई चेन है, कि जो बंदूकों की जो सप्लाई बदमाशों तक कैसे होती है, वो सप्लाई करने वाला गैंग कौन है जो बदमाशों को सप्लाई करवाता है? यूपी के अंदर ऐसे इलीगल पिस्टल्स कौन मुहैया करवा रहा है? कौन है ऐसा सिंडिकेट जो चाहता है कि यूपी के अंदर जो कानून व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सही नहीं रहे? और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो भी एनकाउंटर होता है, हमेशा यूपी पुलिस कहती है कि हम पर फायरिंग हुई और हमने जवाबी फायरिंग में उनका एनकाउंटर कर दिया। कई बार तो खबरें ऐसी भी आई जहां पर वो भी एक रेपिस्ट था, साइकिल में एक जो बूढ़ा शख्स है एक छोटी बच्ची को ले जाकर उसका रेप कर देता है। पुलिस एक कहानी बताती है पुलिस के अकॉर्डिंग कि जब उस शख्स का वो पीछा करते सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा था, तो जो साइकिल चलाने वाला जो शख्स था, जंग लगी साइकिल थी, उसके पास भी पिस्टल था और वो यूपी पुलिस पर फायरिंग करता है। यूपी पुलिस जवाबी में फायरिंग करती है और उसके पैर पर गोली मार देती है। तो ये समझना पड़ेगा कि गरीब से लेकर एक बदमाशों तक हर किसी के हाथ में इतने आसानी से असला कैसे आ जाता है। ये कौन सा ऐसा नेक्सस है जो यूपी पुलिस के नाक के नीचे से चल रहा है और यूपी पुलिस उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ये छोटी मोटी मछलियों को मारकर यूपी पुलिस वाहवाही तो ले सकती है, लेकिन उस बड़ी मछली को पकड़ना पड़ेगा जो यूपी के अंदर इन असलाहों को सप्लाई कर रहा है। उस सप्लाई चेन को तोड़ने की जरूरत है, जिसके बाद यूपी में बहुत हद तक ये जो क्राइम है कम हो सकता है। खाकी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस जगह चोट करनी पड़ेगी जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो, और ये जो चोट है उस सप्लाई चेन पर करने की जरूरत है, उस सप्लाई चेन के मालिकों पर करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।